चैप्टर 14 दिमाग शरीर पर भारी पड़ता है। मुझे मानना पड़ा कि वह अच्छी गाड़ी चला सकता है, बशर्ते वह गति सही रखे। बहुत सारी चीज़ों की तरह इसमें भी उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। ऐसा लग रहा था कि वह सड़क की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन टायर लेन के बीच से 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं हुए। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से मेरे हाथ को सीट पर पकड़े हुए था। कई बार वह डूबते सूरज को निहारता था, लेकिन उससे ज्यादा बार वह मुझे निहारता था, कभी मेरे चेहरे को, कभी खुली खिड़की से उड़ने वाले बालों को। हमारे हाथ से हुए थे। उसने रेडियो पर पुराने जमाने का स्टेशन लगा दिया। मैंने वो गीत पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वह इसके साथ खुद भी गा रहा था। उसे हर पंक्ति याद थी। तुम्हें 50 का संगीत पसंद है? मैंने पूछा। 50 के दशक में संगीत अच्छा था, 60 या 70 के दशक से बहुत अच्छा। वह कांपा। 80 का दशक सहन करने लायक था। और क्या तुम मुझे कभी यह बताओगे कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने संकोची अंदाज में पूछा। मैं उसके प्रफुल्लित हंसी मजाक के मूड को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। क्या ये मायने रखता है? मुझे राहत मिली कि उसकी मुस्कान नहीं बदली थी। नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ। मैंने मुंह बनाया। इस अनसुलझे रहस्य की वजह से मैं रातों को जागने से बच जाऊंगी। मुझे लगता है कि कहीं ये जानकर तुम परेशान न हो जाओ, उसने खुद से कहा। वह सूरज को निहारने लगा। मिनट गुजरते गए। आजमा कर देख लो, मैंने आखिरकार कहा। उसने आह भरकर दोबारा मेरी आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था कि वह सड़क को बिल्कुल ही भूल गया था। मेरी आंखों में दिखने वाले भाव से वह प्रोत्साहित हो गया। उसने सूरज को देखा। डूबते सूरज की रोशनी उसकी त्वचा से माणिक जैसे लाल रंग में परावर्तित हो रही थी और फिर वह बोला, मैं 1901 में शिकागो में पैदा हुआ था। उसने ठहरकर कनखियों से मेरी तरफ देखा। मैंने सावधानी से अपने चेहरे को भावशून्य रखा, जैसे मुझे हैरानी न हुई हो और मैं आगे की जानकारी के लिए धैर्य रखे रही। वो हल्के से मुस्कुराया और आगे बोला, कार्लाइल को मैं 1918 की गर्मी में एक अस्पताल में मिला। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी और मैं स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से मर रहा था। उसने मेरे सांस खींचने की आवाज़ सुनी, हालांकि मेरे कानों में ये काफ़ी हल्की सुनाई दी थी। उसने एक बार फिर मेरी आंखों में देखा। मुझे यह अच्छी तरह याद नहीं है, ये बहुत समय पहले की बात है और इंसानी स्मृतियां फीकी पड़ जाती हैं। वो कुछ समय तक विचारों में खोया रहा और फिर आगे बोला, मुझे याद है कार्लाइल के बचाने पर मुझे कैसा महसूस हुआ था। इसे भूलना आसान नहीं होता। तुम्हारे माता पिता, वे उस बीमारी से पहले ही गुजर गए थे। मैं अकेला बचा था, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। महामारी के हड़कंप के बीच किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं चला गया था। उन्होंने तुम्हें कैसे बचाया? उसने कुछ पल बाद जवाब दिया। लग रहा था कि वह सावधानी से शब्द चुन रहा था। यह मुश्किल था। हम में से ज्यादातर लोगों में इसे करने का संयम नहीं होता। लेकिन कार्लाइल हमेशा से सबसे दयालु, सबसे करुणामय रहे हैं। मैं नहीं सोचती कि तुम्हें पूरे इतिहास में उनकी टक्कर का कोई मिल सकता है। वह रुका। मेरे लिए ये सिर्फ बहुत बहुत दर्द भरा था। उसके होंठ कस गए थे। मैं समझ गई कि वह इस बारे में और कुछ नहीं बोलेगा। मैंने अपनी जिज्ञासा दबा ली, हालांकि मेरे मन में इस बारे में बहुत से सवाल थे। इस खास मुद्दे पर सोचने की बहुत सारी बातें जो मेरे मन में आने लगी थीं। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके तेज दिमाग ने पहले ही हर उस पहलू को समझ लिया था जो मुझसे बचकर निकल गया था। उसकी धीमी आवाज़ ने मेरे विचारों में बाधा डाली। उन्होंने ये काम अकेलेपन की वजह से किया था। यह विकल्प आम तौर पर इसीलिए चुना जाता है। मैं कार्लाइल के परिवार में पहला सदस्य था, हालांकि इसके बाद जल्द ही उन्हें एस्मी मिल गई। वे एक चट्टान से गिर गई थीं। लोग उन्हें सीधे अस्पताल के मुर्दाघर में ले गए थे, हालांकि उनका दिल अब भी धड़क रहा था। तो फिर तुम ये बनने के लिए बेताब होगे। हम वैम्पायर शब्द कहने से बचते थे, इसलिए मैंने गोलमोल तरीके से कहा। नहीं, यही तो कार्लाइल की खासियत है। वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यह कभी नहीं करेंगे जिसके पास दूसरा विकल्प हो। अपने पिता के बारे में बोलते वक्त उसकी आवाज़
में गहरा सम्मान था। उसने आगे कहा, वे कहते हैं कि जब खून कमज़ोर होता है तो ये काम ज़्यादा आसान होता है। वह अब स्याह सड़क को देखने लगा और मैं महसूस कर सकती थी कि उसने इस विषय को बंद कर दिया है। और एम्ट और रोज़ेली। इसके बाद कार्लाइल रोज़ेली को हमारे परिवार में लाए। मुझे काफ़ी समय बाद यह एहसास हुआ कि वे यह उम्मीद कर रहे थे कि वह मेरे लिए वो बन जाएगी जो एस्मी उनके लिए थी। देखो, मेरे आसपास रहते समय उन्होंने अपने विचारों को छिपाकर रखा था। उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं, लेकिन वह मेरे लिए कभी बहन से ज्यादा नहीं रही। 2 साल बाद उसे एम्थ मिल गया। वह शिकार कर रही थी। हम उस वक्त एपेलेशिया में थे और उसने देखा कि एक भालू एम्थ की जान लेने वाला था। वो उसे लेकर 100 मील दूर तक कार्लाइल के पास लाई, क्योंकि उसे डर था कि वह ये काम खुद नहीं कर पाएगी। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि वह यात्रा उसके लिए कितनी मुश्किल रही होगी। उसने मुझे अर्थपूर्ण निगाह से देखा। हमारे हाथ अब भी एक साथ बंधे हुए थे। उसने उन्हें उठाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से से मेरे गाल पर हाथ फेरा। लेकिन वह कामयाब हो गई, मैं प्रोत्साहित करते हुए बोली और उसकी आंखों की असहनीय सुंदरता से दूर देखने लगी। हाँ, वो बुदबुदाया। उसने एम्थ के चेहरे में ऐसा कुछ देखा जिससे उसमें इतनी शक्ति आ गई। और वे तब से एक साथ हैं। कई बार वे विवाहित दंपति की तरह हमसे अलग रहते हैं, लेकिन हम जितने छोटे होने का नाटक करते हैं, हम उस जगह पर उतने ही ज्यादा समय तक रह सकते हैं। फोक्स आदर्श लग रहा था, इसलिए हमने हाई स्कूल में नाम लिखा लिया। वह हंसा। मुझे लगता है कि हमें कुछ साल बाद एक बार फिर उनकी शादी में जाना होगा। एलिस और जैस्पर 2 बहुत दुर्लभ जीव हैं। उन दोनों ने बाहरी मार्गदर्शन के बिना ही अंतरात्मा विकसित कर ली, जैसा हम लोग इसे कहते हैं। जैस्पर दूसरे परिवार का था, एक बहुत ही अलग परिवार का। वह निराश होकर अकेले भटकने लगा और एक दिन एलिस को दिख गया। मेरी तरह ही उसके पास भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो हमारे किस्म के दूसरे लोगों में नहीं हैं। सचमुच, मैं सम्मोहित होकर बीच में बोल उठी। लेकिन तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम ही लोगों के विचार सुन सकते हो। ये सच है, लेकिन वो दूसरी चीजें जानती है। वो होने वाली चीजों को पहले से देख लेती है, ऐसी चीजें जो हो सकती हैं या आने वाली हैं, लेकिन ये बहुत व्यक्तिपरक होता है। भविष्य किसी पत्थर की तरह निश्चित नहीं होता। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये बोलते वक्त उसका जबड़ा कस गया और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर इतनी तेजी से आकर गईं कि मुझे ये भरोसा नहीं था कि यह सचमुच हुआ था या सिर्फ मेरी कल्पना थी। वो किस तरह की चीजें देखती है। उसने जैस्पर को अपने स्वप्न में देखा और उसे पता चल गया कि वह उसी की तलाश कर रहा है। बाद में जाकर खुद जैस्पर को ये बात समझ में आई। फिर एलिस ने कार्लाइल और हमारे परिवार को देखा और वे दोनों हमें खोजते हुए आ गए। वह गैर इंसानों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। मिसाल के तौर पर, जब हमारी तरह का दूसरा समूह करीब आ रहा होता है, तो उसे पहले से दिख जाता है। और यह भी कि क्या इसमें जोखिम हो सकती है। क्या तुम्हारे जैसे बहुत से प्राणी हैं? मैं हैरानी से बोली, ऐसे कितने प्राणी हमारे बीच हैं जिनका हमें पता नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादातर किसी एक जगह नहीं रुकते। सिर्फ हम जैसे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जिन्होंने तुम लोगों का शिकार करना छोड़ दिया है। उसने मेरी दिशा में चुपके से देखा, तभी हम लंबे समय तक इंसानों के साथ रह सकते हैं। हमें अपने जैसा सिर्फ एक और परिवार मिला है, जो अलास्का में एक छोटे से गांव में रहता है। हम कुछ समय तक साथ रहे, लेकिन हम इतने सारे लोग हो गए कि इंसानों का ध्यान आकर्षित होने लगा। जिन प्राणियों की आदतें हमसे अलग हैं, उनमें अपने दल के साथ दूर रहने की प्रवृत्ति होती है, और बाकी ज्यादातर मामलों में खाना बदोश होते हैं। हम सभी कई मौकों पर इसी तरह रहे हैं। यह अक्सर नीरस हो जाता है, लेकिन हम कभी कभार दूसरों से टकरा जाते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर उत्तरी हिस्से को पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? हमारी गाड़ी अब मेरे घर के सामने खड़ी थी। उसने ट्रक का इंजन बंद कर दिया। बाहर बहुत शांति और अंधेरा था, चांद नहीं निकला था, पोर्च की बत्ती नहीं जल रही थी, इसलिए मैं समझ गई कि डैडी अब तक घर नहीं लौटे हैं। क्या तुम्हारी आंखें आज दोपहर बंद थीं?
उसने चिढ़ाया, क्या तुम सोचती हो कि मैं ट्रैफिक दुर्घटनाओं का कारण बने बिना धूप में सड़क पर चल सकता हूँ? ओलंपिक पेनिनसुला को चुनने का एक और कारण है, ये संसार की सबसे ज्यादा धूपरहित जगहों में से एक है। दिन में बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। तुम यकीन नहीं करोगी कि रात को देखते देखते आप 80 साल में कितने थक सकते हैं। तो यहीं से दंत कथाएं शुरू हुई थीं। शायद, और एलिस भी जैस्पर की तरह दूसरे परिवार से आई है। नहीं, यह एक रहस्य है। एलिस को अपना मानवीय जन्म याद नहीं है। उसे नहीं मालूम कि उसे किसने उत्पन्न किया। वह अकेली जागी थी। जिसने भी उसे बनाया था, वह दूर चला गया था और हम में से कोई नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों या कैसे किया। अगर उसके पास उसकी छठी इंद्रिय वाली क्षमता नहीं होती, अगर वह जैस्पर और कार्लाइल को नहीं देख पाती और उसे यह न पता होता कि वो किसी दिन हम में से एक बन सकती है, तो शायद वह जंगली बन सकती थी। सोचने के लिए बहुत ज्यादा चीजें मिल गई थीं। इतना कुछ था जो मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई जब मेरा पेट गड़गड़ाने लगा। मैं इससे ज्यादा कौतूहल में थी कि भूल ही गई थी कि मुझे भूख लग रही थी। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेट में चूहे नहीं, शेर दौड़ रहे हैं। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें डिनर से दूर रख रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। किसी खाना खाने वाले व्यक्ति के साथ मैंने कभी इतना ज्यादा समय नहीं बिताया। मैं भूल जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अंधेरे में ये कहना ज्यादा आसान था। उसे देखते समय मेरी आवाज मुझे धोखा दे जाती थी और उसके प्रति मेरे सम्मोहन को उजागर कर देती थी। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? उसने पूछा। पेज 288। आना चाहोगे? मैं इसकी कल्पना नहीं कर पाई। ये देवदूत जैसा प्राणी मेरे डैडी की किचन वाली गंदी कुर्सी पर कैसा दिखेगा? हाँ, अगर तुम्हें सही लगे। मैंने धीरे से ट्रक का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी और लगभग उसी समय वह मेरी तरफ के दरवाजे को मेरे लिए खोल रहा था। बहुत मानवीय, मैंने उसे बधाई दी। वो अंधेरे में मेरे बगल में चला, इतनी धीरे कि मुझे उसे लगातार देखना पड़ा, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह अब भी वहाँ था। अंधेरे में वह बहुत सामान्य दिख रहा था। वह अब भी पीला था, स्वप्न की तरह सुंदर था, लेकिन अब वह धूप भरी दोपहर में चमकने वाले हीरे जैसा नहीं था। वह मुझसे आगे दरवाजे तक पहुंच गया और उसे खोल दिया। मैं आधी चौखट लांघने के बाद ठिठक गई। दरवाजे का ताला खुला था। नहीं, मैंने छज्जे के नीचे से चाबी निकाली थी। मैंने अंदर कदम रखा, पोर्च लाइट जलाई और भौहें उठाकर उसे देखा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि मैंने उसके सामने उस चाबी का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे तुम्हारे बारे में जिज्ञासा थी। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी आवाज में ज्यादा गुस्सा नहीं भर पाई। मैं तो इससे खुश थी। उसे किसी तरह का पछतावा नहीं था। रात को करने के लिए और है ही क्या। मैंने उस पल इस बात को जाने दिया और हॉल से किचन की ओर देखा। वहां वह मुझसे पहले पहुंच गया, उसे किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं थी। वो उसी कुर्सी में बैठा जिसमें मैंने उसकी तस्वीर देखी थी। उसकी सुंदरता से किचन जगमग होने लगा। पल भर बाद ही मैं दूसरी तरफ देख पाई। मैंने अपना डिनर लाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने कल रात के लजान्या को फ्रिज से निकालकर प्लेट में रखा और माइक्रोवेव में गर्म किया। किचन टमाटर और ओरेगेनो की खुशबू से भर गया। बोलते समय मैंने भोजन की प्लेट से नजरें नहीं हटाई। कितनी बार? मैंने सामान्य तरीके से पूछा। उसकी आवाज से ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे विषय पर विचार मंथन कर रहा हो और मैंने उसमें बाधा डाली हो। मैं अब भी नहीं पलटी। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? मैं हर रात को यहाँ आता हूँ। मैं स्तब्ध होकर घूमी। क्यों? सोते वक्त तुम बहुत दिलचस्प होती हो, उसने सामान्य अंदाज में कहा। तुम नींद में बोलती हो? नहीं, मैं हाँफते हुए बोली और मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैंने सहारे के लिए किचन के काउंटर को पकड़ लिया। जाहिर है, मैं जानती थी कि मैं नींद में बोलती हूँ। मेरी माँ इस बारे में मुझे चिढ़ाती थी। मैंने सोचा था कि यहाँ मुझे इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके चेहरे का भाव तुरंत ही सकपकाहट में बदल गया। क्या तुम मुझसे बहुत नाराज हो? ये तो निर्भर करता है।
मेरी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की सांस पूरी तरह निकल गई हो। वो इंतजार करता रहा। किस बात पर? उसने कुरेदा। इस बात पर कि तुमने क्या सुना, मैंने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा। तुरंत ही खामोशी से वह मेरे बगल में आ गया और मेरे हाथ सावधानी से अपने हाथ में ले लिए। गुस्सा मत होना, उसने अनुरोध किया। उसने अपना चेहरा मेरी आंखों के स्तर तक झुकाया और मुझसे नजरें मिलाईं। मैं लजा गई। मैंने दूर देखने की कोशिश की। तुम अपनी माँ को याद करती हो, उसने फुसफुसाकर कहा। तुम उनकी चिंता करती हो, और जब बारिश होती है तो इसकी आवाज़ तुम्हें बेचैन कर देती है। तुम घर के बारे में बहुत बड़बड़ाती थी, लेकिन अब ये कम होता है। एक बार तुमने कहा था, ये बहुत ज्यादा हरा है। वह धीरे से हंसा और उम्मीद करने लगा कि मैं भड़क न जाऊं। कोई और चीज? मैंने पूछा। वह जानता था कि मैं क्या पूछ रही थी। उसने स्वीकार किया। तुमने मेरा नाम भी लिया था। मैंने हारकर आह भरी। बहुत बार से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह नहीं, मेरा सिर लटक गया। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया, हौले से, सामान्य रूप से। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? वह मेरे कान में फुसफुसाकर बोला। अगर मैं सपने देख सकता तो वे तुम्हारे बारे में होते, और मैं उनके बारे में शर्मिंदा नहीं होता। तभी हम दोनों ने ईंट के ड्राइववे पर टायरों की आवाज़ सुनी और सामने की खिड़कियों से हेडलाइट्स की चमक देखी, जो हॉल तक आ रही थी। मैं उसकी बाहों में अकड़ गई। क्या तुम्हारे डैडी को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ? उसने पूछा। मुझे पक्का नहीं पता। मैंने जल्दी से सोचने की कोशिश की। तो फिर किसी दूसरे समय। और मैं अकेली रह गई। एडवर्ड, मैंने फुफकारा। मुझे एक भुता हंसी के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरे डैडी की चाबी दरवाजे में घूमी। बेला, उन्होंने आवाज लगाई। पहले मुझे इससे दिक्कत हुई थी और कौन होगा। अचानक उनकी बात इतनी अजीब नहीं लगी। यहाँ अंदर, मुझे उम्मीद थी कि वे मेरी आवाज में हिस्टीरिया के अवशेषों को नहीं सुन पाएंगे। मैंने माइक्रोवेव से अपना डिनर बाहर निकाला और उनके अंदर आते समय टेबल पर बैठ गई। एडवर्ड के साथ दिन बिताने के बाद उनके कदमों की आवाज़ शोर जैसी लग रही थी। क्या तुम मुझे भी ये थोड़ा खिला सकती हो? भूख से दम निकला जा रहा हूँ। वे जूते उतारने के लिए एड़ी के बल खड़े हुए और एडवर्ड की कुर्सी का सहारा लिया। मैंने अपना खाना अपने साथ लिया, इसे फटाफट खाया और उनका डिनर लाई। फुर्ती से खाने के चक्कर में मेरी जीभ जल गई। जब डैडी का लजानिया गर्म हो रहा था तो मैंने 2 गिलासों में दूध भरा और पेट में लगी आग को शांत करने के लिए अपना गिलास तुरंत गटक लिया। गिलास को रखते समय मैंने देखा कि दूध थरथरा रहा था और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ कांप रहा था। चाली कुर्सी पर बैठे। मुझे उनके और एडवर्ड के वहां बैठने के अंतर हास्यास्पद लगे। जब मैंने उनका भोजन टेबल पर रखा तो वे बोले, धन्यवाद। आपका दिन कैसा रहा? मैंने पूछा। मैंने वे शब्द जल्दी में बोले थे। मैं बचकर अपने कमरे में जाने के लिए बेताब थी। अच्छा रहा। मछलियां फंस रही थीं। तुम्हारा? क्या तुमने हर वह चीज कर ली जो तुम करना चाहती थीं? दरअसल नहीं, दिन इतना ज्यादा सुहाना था कि अंदर रहा नहीं गया। मैंने एक और बड़ा कौर काटा। काफी अच्छा दिन था, वे सहमत हुए। मैंने मन ही मन सोचा, आपको क्या पता कितना अच्छा था। लजानिया का आखिरी कौर खाने के बाद मैंने अपना गिलास उठाया और अपने बचे हुए दूध को अंदर भर लिया। चाली ने मुझ पर ध्यान दिया, जिससे मैं हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, जल्दी में हो? हाँ, थक गई हूँ। मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोमांचित हो, उन्होंने कहा। ध्यान देने के लिए उन्होंने आज रात को ही क्यों चुना था? क्या सचमुच? मैं इतना ही बोल पाई। मैंने जल्दी से सिंक में बर्तन साफ किए और सूखने के लिए डिश टॉवल पर उल्टे रख दिए। आज शनिवार है, उन्होंने विचारपूर्वक कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। आज रात की कोई योजना तो नहीं है? उन्होंने अचानक पूछा। नहीं डैडी, मैं बस सोना चाहती हूँ। शहर में कोई तुम्हारी पसंद का लड़का नहीं है ना? वे संदेह कर रहे थे, लेकिन इसे शांति से ले रहे थे। नहीं, अब तक कोई लड़का पसंद नहीं आया है।
मैं सावधान थी कि चाली के साथ ईमानदार रहने की कोशिश में मैं लड़का शब्द पर ज्यादा जोर न दूं। मैंने सोचा था कि शायद माइक न्यूटन, तुमने कहा था कि वह दोस्ताना है। डैड, वह सिर्फ दोस्त है। अच्छी बात है। वैसे भी उन सब के लिहाज से तुम ज्यादा ही अच्छी हो। कॉलेज जाने के बाद देखना शुरू करना। हर पिता की तरह ही उनका भी यही सपना था कि हार्मोन्स के सक्रिय होने से पहले उसकी बेटी घर से बाहर चली जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बोली। गुड नाइट बेटा, उन्होंने पीछे से कहा। कोई शक नहीं कि वे आज रात सावधान रहेंगे और मेरे चुपके से बाहर निकलने का इंतजार करेंगे। सुबह मिलते हैं, डैडी। मिलते हैं, जब आप आधी रात को जांच करने के लिए मेरे कमरे में दबे पांव आओगे। अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ते समय मैंने कदमों की आहट को दबाया ताकि मैं थकी थकी लगूं, फिर मैंने भड़ाम से दरवाज़ा बंद किया ताकि उन्हें सुनाई दे जाए। इसके बाद मैं पंजों के बल दौड़कर खिड़की तक गई। मैंने इसे खोलकर बाहर के अंधेरे में झांका। मेरी आंखों ने अंधेरे में पेड़ों की अभेद्य शाखाओं में तलाश की। एडवर्ड, मैं फुसफुसाई, मैं पूरी तरह मूर्ख महसूस कर रही थी। मुझे अपने पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। हाँ, मैं पलटी, मेरा एक हाथ हैरानी से उड़ता हुआ मेरे गले पर पहुंच गया। वह चौड़ी मुस्कान के साथ मेरे बिस्तर पर लेटा था। उसके हाथ सिर के पीछे थे, उसके पैर सिरे से नीचे लटक रहे थे और वह आराम फरमा रहा था। ओह, मैंने सांस छोड़ी और फर्श पर ढेर हो गई। मुझे अफसोस है। उसने अपने होंठ दबाए और अपनी खुशी छिपाने की कोशिश की। मुझे अपना दिल काबू में करने के लिए 1 मिनट का समय दो। वह धीरे धीरे बैठ गया ताकि वह दोबारा मुझे न चौंका दे। फिर वह आगे झुका और उसने मुझे उठाने के लिए अपनी लंबी बाहें बढ़ाईं और मेरी बाहों के ऊपरी सिरों को इस तरह पकड़ा मानो मैं छोटी बच्ची हूँ। उसने मुझे पलंग पर अपने पास बैठा लिया। तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठती? उसने सुझाव दिया और मेरे हाथ पर अपना ठंडा हाथ रख दिया। दिल अब कैसा है? ये तो तुम्हें बताना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम इसकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से सुन सकते हो। मैंने उसकी धीमी हंसी की वजह से पलंग को हिलते देखा। हम एक पल तक खामोशी में बैठकर मेरी धड़कन को धीमा होते सुनते रहे। मैंने कमरे में एडवर्ड और घर में डैडी के होने के बारे में सोचा। मैंने पूछा, क्या मुझे इंसान बनने के लिए 1 मिनट मिल सकता है? निश्चित रूप से, उसने एक हाथ हिलाया ताकि मैं बढ़ सकूं। रुकना, मैंने गंभीर बनते हुए कहा। जी मैडम, और वह मेरे पलंग के कोने पर मूर्ति बनने का नाटक करने लगा। मैं कूदी, फर्श से अपना पायजामा उठाया और डेस्क से अपने सौंदर्य प्रसाधनों का बैग उठाया। मैं बत्ती और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। सीढ़ियों से टीवी की आवाज़ ऊपर आ रही थी। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा तेज़ी से बंद किया ताकि चाली मुझे परेशान करने ऊपर न आए। मैं ये काम फटाफट करना चाहती थी। मैंने अपने दांतों पर अच्छी तरह और तेज़ी से कसकर ब्रश किया ताकि लजानिया के सारे अंश हट जाएं, लेकिन मैं गर्म पानी से शॉवर लेने के मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। इसने मेरी पीठ की मांसपेशियों को ही ढीला नहीं किया, बल्कि मेरी नब्ज़ को भी शांत किया। मेरे शैम्पू की जानी पहचानी खुशबू ने मुझे ऐसा महसूस कराया मानो मैं अब भी वही इंसान थी जो मैं आज सुबह थी। मैंने ये भूलने की कोशिश की कि एडवर्ड मेरे कमरे में बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तब मुझे खुद को शांत करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ती। आखिरकार अब मैं और देर नहीं कर सकती थी। मैंने पानी बंद किया, टॉवल से तेज़ी से शरीर सुखाया और फटाफट बाहर निकल आई। मैंने अपनी छेद वाली टी शर्ट पहनी और भूरे स्वेटपैंट भी। अब इस बात पर अफसोस करने से क्या फ़ायदा था कि मैंने विक्टोरियाज़ सीक्रेट सिल्क पायजामा पैक नहीं किए थे, जो मेरी माँ ने मुझे 2 साल पहले जन्मदिन पर दिए थे और जो अब भी पुराने घर के किसी ड्रॉअर में नए के नए रखे होंगे। मैंने एक बार फिर टॉवल से बाल पोंछे और फिर उन पर ब्रश फेरा। मैंने टॉवल हैम्पर में डाला और अपने ब्रश तथा टूथपेस्ट को बैग में उछाल दिया। फिर मैं सीढ़ियाँ उतरकर तेज़ी से नीचे गई ताकि चाली देख सके कि मैं पायजामे में हूँ और मेरे बाल गीले हैं। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेला। ऐसा लगा जैसे मेरे हुलिये को देखकर वे चौंक गए थे। शायद इसके बाद वे आज रात मेरी जांच करने के लिए मेरे कमरे में नहीं आएंगे।
मैंने एक बार में दो दो सीढ़ियां चढ़ी, आवाज न करने की कोशिश की और अपने पीछे दरवाजे को कसकर बंद करते हुए अपने कमरे में धड़धड़ाते हुए घुसी। एडवर्ड अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। वह एडोनिस की प्रतिमा जैसा लग रहा था, जो मेरी पुरानी रज़ाई पर रखी थी। जब मैं मुस्कराई तो उसके होंठ फड़के प्रतिमा में जाना थी। उसकी आंखों ने मुझे निहारा, मेरे गीले बालों और जर्जर शर्ट को देखा। उसने भौं उठाए। अच्छा लग रहा है। मैंने मुंह बनाया। नहीं, ये तुम पर अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, मैं फुसफुसाकर बोली। मैं आलथी पालथी मारकर उसके पास बैठ गई और लकड़ी के फर्श की लकीरों को देखने लगी। ये सब किस लिए? चाली सोचते हैं कि मैं चुपके से बाहर निकल सकती हूँ। ओह, उसने इस बारे में सोचा। क्यों? मानो वह चाली के दिमाग को मेरे अनुमान जितनी स्पष्टता से न समझ सकता हो। देखो, मैं थोड़ी अति रोमांचित दिखती हूँ। उसने मेरी ठुड्डी उठाई और मेरे चेहरे की जांच की। दरअसल, तुम बहुत गर्म दिख रही हो। उसने अपना चेहरा धीरे से मेरे चेहरे पर झुकाया और मेरी त्वचा पर अपना ठंडा गाल रख दिया। मैं बिल्कुल स्थिर रही। उसने सांस छोड़ी। उसके छूते समय दिमाग चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए सही प्रश्न पूछने के लिए एकाग्रता बटोरने में मुझे 1 मिनट का समय लग गया। तुम्हारे लिए अब ये ज्यादा आसान नजर आता है। मेरे करीब रहना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वह बुदबुदाया और उसकी नाक ने मेरे जबड़े के कोने को छुआ। मैंने महसूस किया कि वह पतंगे के पंख से भी हल्के से मेरे गीले बालों पर हाथ फेर रहा है, ताकि उसके होंठ मेरे कान के नीचे के गड्ढे को छू सकें। बहुत, बहुत ज्यादा आसान, मैंने कहा और सांस छोड़ने की कोशिश की। तो मैं सोच रही थी, मैंने दोबारा शुरू किया, लेकिन उसकी अंगुलियां धीरे धीरे मेरी कॉलरबोन पर चल रही थीं, जिससे मेरे विचारों का सिलसिला टूट गया। हाँ, उसने धीरे से कहा। ऐसा क्यों है? मेरी आवाज थरथराने लगी, जिससे मुझे शर्म आ गई। तुम क्या सोचते हो? जब वह हंसा, तो मैंने अपने गले पर उसकी सांस का कंपन महसूस किया। दिमाग शरीर पर भारी होता है। मैंने खुद को पीछे खींचा। जब मैं हिली, तो वह जम सा गया और अब मुझे उसके सांस लेने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हम पल भर के लिए एक दूसरे को सावधानी से घूरते रहे और फिर जब उसका भिंचा हुआ जबड़ा धीरे धीरे तनावरहित हुआ, तो उसके चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाई दिया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं, इसका उल्टा। तुम मुझे मदहोश कर रहे हो, मैंने स्पष्ट किया। उसने इस पर हल्के से विचार किया और जब वह बोला, तो वह खुश नजर आ रहा था। सचमुच। एक विजयी मुस्कान धीरे से उसके चेहरे को चमकाने लगी। तुम अपनी विजय पर तालियों की आवाज सुनना चाहते हो? मैंने ताना मारते हुए पूछा। वह मुस्कुराया। मुझे तो बस सुखद हैरानी है, उसने स्पष्ट किया। पिछले लगभग 100 सालों में उसकी आवाज चिढ़ा रही थी। मैंने इस तरह की किसी चीज की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे कभी कोई मिलेगा जिसके साथ मैं रहना चाहूंगा, भाई बहन से अलग तरह से। और फिर यह पता लगना, हालांकि यह सब मेरे लिए नया है, कि मैं इसमें अच्छा हूँ। तुम्हारे साथ रहते हुए तुम हर चीज में अच्छे हो, मैंने संकेत किया। उसने कंधे उचकाए, इसे जाने दिया और हम बहुत धीरे धीरे हंसे। लेकिन यह अब इतना आसान कैसे हो सकता है? मैंने फिर से दबाव डाला। आज दोपहर। यह आसान नहीं है, उसने आह भरी। लेकिन आज दोपहर तक मैंने निर्णय नहीं लिया था। मुझे उस तरह के व्यवहार के बारे में अफसोस, वह मेरे लिए अक्षम्य था। अक्षम्य तो नहीं, मैं असहमत हुई। धन्यवाद, वह मुस्कुराया। तुमने देखा, उसने आगे कहा और अब वह नीचे देख रहा था। मुझे पक्का नहीं था कि क्या मैं पर्याप्त शक्तिशाली हूँ। उसने मेरा एक हाथ उठाया और उसे हल्के से अपने चेहरे पर दबाया। तब ये संभावना थी कि मैं हार सकता हूँ, उसने मेरी कलाई की गंध को महसूस करते हुए कहा। तब तक मैं आसानी से प्रभावित हो जाता था, जब तक मैंने अपने दिमाग में यह नहीं सोच लिया कि मैं पर्याप्त शक्तिशाली हूँ, कि इस बात की जरा सी भी संभावना नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगा। कभी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। मैंने उसे कभी शब्दों के लिए इतना जूझते हुए नहीं देखा था। ये बहुत मानवीय था। तो अब कोई संभावना नहीं है। दिमाग शरीर पर भारी पड़ता है, उसने मुस्कराते हुए कहा।
उसके दांत अंधेरे में भी चमक रहे थे। वाह, यह आसान था, मैंने कहा। उसने अपना सिर पीछे उछाला और धीमे से लेकिन प्रफुल्लित अंदाज में हंसा। तुम्हारे लिए आसान। उसने मेरी बात सुधारी और अपनी अंगुली से मेरी नाक को छुआ। और फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज में दर्द था। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया और मैं झेल नहीं पाया, तो मुझे काफी यकीन है कि मैं छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने मुंह बनाया। मुझे छोड़कर जाने की बात पसंद नहीं आई थी। और यह कल ज्यादा मुश्किल होगा, उसने आगे कहा। तुम्हारी महक आज दिन भर मेरे दिमाग में रही है, इसलिए मैं आश्चर्यजनक रूप से असंवेदनशील हो गया हूँ। अगर मैं तुमसे लंबे समय तक दूर रहता हूँ, तो मुझे ये दोबारा नए सिरे से शुरू करना होगा। वैसे शायद शून्य से तो नहीं। तो फिर दूर मत जाओ, मैं बोली और अपनी आवाज में हसरत को छिपा नहीं पाई। यह मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसने जवाब दिया और उसका चेहरा एक हल्की मुस्कान में तनावरहित हुआ। जंजीरें ले आओ, मैं तुम्हारा कैदी हूँ। लेकिन ये बात कहते वक्त उसके लंबे हाथों ने मेरी कलाइयों के चारों तरफ जंजीरें पहना दी। वह अपनी शांत, संगीतमय हंसी हंसा। वह आज रात जितना हंसा था, उतना मैंने उसे उसके साथ गुजरे सारे समय में कभी हंसते नहीं सुना था। तुम सामान्य से ज्यादा आशावादी लग रहे हो, मैंने कहा। मैंने तुम्हें इस तरह पहले नहीं देखा है। क्या ऐसा ही नहीं होना चाहिए? वह मुस्कुराया। पहले प्यार की खुमारी और नशा। यह अविश्वसनीय है ना? इसके बारे में पढ़ना या फिल्मों में देखना एक बात है और इसका खुद अनुभव करना अलग ही बात है। बहुत अलग, मैं सहमत हुई। मेरी कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली। मिसाल के तौर पर, उसके शब्द तेजी से बहने लगे और मुझे उन्हें सुनने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ा। ईर्ष्या का भाव। मैंने इसके बारे में लाख बार पढ़ा है, अभिनेताओं को हजारों नाटकों और फिल्मों में इसका चित्रण करते देखा है। मुझे लगता था कि मैं इसे काफी स्पष्टता से समझता हूँ, लेकिन इससे मुझे सदमा लगा। उसने त्योरी चढ़ाई। क्या तुम्हें वह दिन याद है, जब माइक ने तुमसे डांस करने को पूछा था? मैंने सिर हिलाया, हालांकि वह दिन मुझे एक अलग कारण से याद था। जिस दिन तुमने मुझसे दोबारा बात करना शुरू किया था, मैं हैरान था कि उस समय मुझे द्वेष, लगभग आवेश, की लपट महसूस हुई थी। पहले तो मैं पहचान नहीं पाया कि यह क्या था। मैं और भी ज्यादा नाराज इसलिए था, क्योंकि मैं यह नहीं जान सकता था कि तुम क्या सोच रही थी और तुमने उसे इनकार क्यों किया। क्या तुमने ऐसा सिर्फ अपनी सहेली की खातिर किया, या कोई और था? मैं जानता था कि मुझे दोनों ही मामलों में परवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने परवाह न करने की कोशिश की, और फिर लाइन लगने लगी। उसने दबी हंसी निकाली। मैंने अंधेरे में मुंह बनाया। मैंने इंतजार किया। मैं ये सुनने के लिए बहुत बेकरार था कि तुम उनसे क्या कहोगी। मैं तुम्हारे चेहरे के भाव देखने के लिए बेताब था। तुम्हारे चेहरे पर चिढ़ देखकर मुझे कितनी राहत मिली, यह मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता था। वह पहली रात थी जब मैं यहाँ आया था। तुम्हें सोते हुए देखकर मैंने सारी रात कश्मकश में गुजारी। एक तरफ तो सही और नैतिक विकल्प था और दूसरी तरफ मेरी इच्छाएं थीं। दिक्कत ये थी कि उनमें जमीन आसमान का अंतर था। मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता रहा, जैसा कि मुझे करना चाहिए था, या मैं तुम्हें कुछ सालों के लिए छोड़कर चला गया, जब तक कि तुम कहीं और न चली जाओ, तो किसी दिन तुम माइक या उसके जैसे किसी दूसरे को हाँ कह दोगी। और इस ख्याल से मैं नाराज हो गया। और फिर वो फुसफुसाया, नींद में तुमने मेरा नाम लिया। तुमने इसे इतनी स्पष्टता से लिया था कि शुरू में तो मुझे लगा कि तुम जाग गई, लेकिन तुमने बेचैनी में करवट बदली और फिर से मेरा नाम बुदबुदाकर राह भरी। तब मेरे अंदर जो भाव प्रवाहित हुआ, उसने मुझे पछाड़ दिया। और मैं समझ गया कि अब मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो एक पल के लिए खामोश रहा। शायद वह मेरे दिल की अचानक तेज हो गई धड़कन को सुन रहा था। लेकिन ईर्ष्या भी एक अजीब चीज है। यह इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है जितना मैंने सोचा भी नहीं था, और अतार्किक भी। जैसे अभी जब चार्ली ने तुमसे उस गंदे माइक न्यूटन के बारे में पूछा था। उसने नाराजगी में अपना सिर हिलाया।
मुझे पता होना चाहिए था कि तुम सुन रहे होगे, मैं कराही। जाहिर है, इससे तुम ईर्ष्या महसूस करने लगे, सचमुच। मैं इसमें नया हूँ, तुम मेरे अंदर के इंसान को जीवित कर रही हो, इसलिए हर चीज़ ज्यादा शक्तिशाली महसूस होती है, क्योंकि यह नई है। लेकिन ईमानदारी से, मैंने चिढ़ाया, तुम्हें इससे समस्या हो गई, जबकि मैंने भी तो सुना था कि रोज़ेली, जो शुद्ध सुंदरता की मूर्ति है, तुम्हारे लिए लाई गई थी। एम्थ हो या न हो, मैं उससे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हूँ? कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। उसने मेरे बंधे हाथ को अपनी पीठ पर खींचकर सीने से लगा लिया। मैं उतनी स्थिर रही, जितनी रह सकती थी, यहाँ तक कि सांस भी सावधानी से ले रही थी। मैं जानती हूँ कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैं उसकी ठंडी त्वचा में बुदबुदाए। यही तो समस्या है। जाहिर है, रोज़ेली अपनी तरह से सुंदर है, लेकिन अगर वह मेरे लिए बहन जैसी न भी होती, अगर उसके साथ एम्थ न भी होता, तब भी वह उसका 10% नहीं, 1% भी आकर्षित नहीं कर सकती थी, जितना तुम मुझे कर सकती हो। वह अब गंभीर और विचारपूर्ण था। लगभग 90 साल से मैं अपने जैसों और तुम्हारे जैसों के बीच रहा हूँ। सारे समय मैंने यही सोचा था कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ। और मुझे कोई मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि तुम तब तक इस दुनिया में आई ही नहीं थी। ये न्यायपूर्ण नहीं लगता है, मैंने फुसफुसा कर कहा, मेरा चेहरा अब भी उसके सीने पर टिका था और उसकी सांस को आते जाते हुए सुन रहा था। मुझे जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरे लिए यह इतना आसान क्यों रहा? तुम सही हो, उसने शरारती मुस्कान के साथ हामी भरी। मुझे इसे तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल बनाना चाहिए। उसने मेरी कलाई छोड़कर अपना एक हाथ खाली किया और इसे सावधानी से अपने दूसरे हाथ में ले लिया। उसने मेरे गीले बाल सिर के ऊपर से कमर तक हौले से थपथपाए। तुम मेरे साथ जो समय बिताती हो, उसके हर पल तुम्हारी जान जोखिम में रहती है, निश्चित रूप से यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम्हें सिर्फ प्रकृति से, मानवता से अपनी पीठ मोड़नी है। इसकी क्या कीमत है? बहुत कम। मैं किसी चीज से वंचित महसूस नहीं करती हूँ। अब तक नहीं। और उसकी आवाज अचानक दुख से भर गई थी। मैंने पीछे हटकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी कलाइयों पर उसके हाथ का शिकंजा अटूट था। क्या? मैंने पूछना शुरू किया, जब उसका शरीर एकदम सतर्क हो गया। मैं जम गई, लेकिन तभी उसने अचानक मेरे हाथ छोड़ दिए और गायब हो गया। मैं चेहरे के बल गिरते गिरते बाल बाल बची। लेट जाओ, वह फुफकारते हुए बोला। मुझे पता नहीं था कि अंधेरे में वह कहाँ से बोला था। मैं अपनी रज़ाई के नीचे लुढ़क गई और अपनी करवट बदलकर गुड़ी मुड़ी हो गई, जैसे मैं आमतौर पर सोती थी। दरवाजे के चूं चूं करके खुलने की आवाज़ सुनाई दी, जब चाली ने झांककर यह सुनिश्चित किया कि मैं वहीं पर थी, जहां मुझे होना चाहिए था। मैंने एक जैसे अंदाज में सांस ली और गतिविधि को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाया। एक लंबा मिनट गुजर गया। मैं सुनती रही, लेकिन मुझे पक्का नहीं था कि दरवाज़ा बंद हुआ था या नहीं। फिर एडवर्ड की ठंडी बांह रज़ाई के नीचे मेरे चारों तरफ थी और उसके होंठ मेरे कान पर थे। तुम बहुत बुरी अभिनेत्री हो, फिल्म लाइन में करियर की कोई संभावना नहीं है। भाड़ में जाए, मैं बुदबुदाई। मेरा दिल सीने के अंदर बल्लियों जैसे उछल रहा था। उसने एक धुन गुनगुनाई, जिसे मैं पहचान नहीं पाई, ये लोरी जैसी लग रही थी। वह ठहरा। क्या मैं तुम्हें गाकर सुला दूं? सही है, मैं खी खी करने लगी। जैसे तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं सो सकती हूँ। तुम ये सारे समय करती हो, उसने मुझे याद दिलाया। लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ हो, मैंने ठंडे लहजे में कहा। अगर तुम सोना नहीं चाहती हो, उसने मेरे लहजे को नज़रअंदाज करते हुए सुझाव दिया। मेरी सांस अटक गई। अगर मैं सोना नहीं चाहती हूँ, उसने दबी हंसी निकाली। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं शुरू में इसका जवाब नहीं दे पाई। क्या पता, मैंने आखिरकार कहा। जब तुम फैसला कर लो, तो मुझे बता देना। मैं अपने गले पर उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकती थी। उसकी नाक मेरे जबड़े पर फिसल रही थी। मैंने तो सोचा था कि तुम असंवेदनशील हो चुके हो। मैं शराब का प्रतिरोध कर रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं गुलदस्ते का आनंद नहीं ले सकता, उसने फुसफुसाया।
तुम्हारी फूलों जैसी खुशबू है, लवेंडर जैसी, या फ्रेजिया, उसने कहा। इससे मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, ऐसा कोई दिन शायद ही कभी गुजरता है जब कोई मुझे यह नहीं बताता कि मेरी खुशबू किस खाने वाली चीज जैसी है। उसने दबी हंसी निकाली और फिर उसने आह भरी। मैंने तय कर लिया है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने उससे कहा। मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा सुनना चाहती हूँ। मुझसे कुछ भी पूछ लो। मैंने अपने प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को छांटा। तुम ये क्यों करते हो? मैंने कहा, मैं अब भी नहीं समझ पाती हूँ कि तुम उसका प्रतिरोध करने की इतनी कड़ी मेहनत कैसे कर सकते हो जो तुम हो। कृपया मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। जाहिर है मुझे खुशी है कि तुम ऐसा करते हो। मैं बस यह नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वह जवाब देने से पहले ठिठका। यह एक अच्छा सवाल है और तुम ये पूछने वाली पहली नहीं हो। दूसरे हमारी तरह के ज्यादातर लोग जो अपनी किस्मत से काफी संतुष्ट हैं, वे भी हैरान होते हैं कि हम कैसे जीते हैं। देखो, हमारी किस्मत ने हमें एक खास तरह के अनचाहे पत्ते दिए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस किस्मत की सीमाओं से ऊपर उठने, उन पर विजय पाने का विकल्प नहीं चुन सकते। हमारे अंदर जो भी बुनियादी मानवता बची है, हम उसे कायम रखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैं बिना हिले खामोशी में लेटी रही। क्या तुम सो गईं? उसने कुछ मिनट बाद फुसफुसाकर पूछा। नहीं, तो क्या तुम्हें बस इसी के बारे में जिज्ञासा थी? मैंने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। नहीं तो, तुम और क्या जानना चाहती हो? तुम दिमाग की बात कैसे पढ़ सकते हो? सिर्फ तुम ही क्यों? और एलिस भविष्य देख सकती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने उसे अंधेरे में कंधे उचकाते महसूस किया। हम सचमुच नहीं जानते। कार्लाइल का अनुमान है। वे यह मानते हैं कि हम सभी जब अगले जीवन में पहुंचते हैं तो हम अपने साथ अपने सबसे शक्तिशाली मानवीय गुणों को लेकर आते हैं, जहां वे ज्यादा गहन बन जाते हैं, जैसे हमारे दिमाग और हमारी इंद्रियां। वे सोचते हैं कि मैं अपने आसपास के लोगों के विचारों के बारे में पहले से बहुत संवेदनशील रहा होऊंगा, और एलिस में पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुमान की थोड़ी योग्यता होगी। वे अगले जीवन में क्या लेकर आए और दूसरे, कार्लाइल अपनी करुणा लेकर आए। एस्मी जोश से प्रेम करने की योग्यता लेकर आई। एम्थ शक्ति और रोजेली अपनी लगन लेकर आई, या हम इसे अड़ियलपन भी कह सकते हैं, उसने हंसते हुए कहा। जेस्पर बहुत रोचक है। वो अपने पुराने जीवन में काफी करिश्माई था और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में सक्षम था कि वे उसके दृष्टिकोण से ही चीजों को देखें। अब वह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को बदल सकता है। मिसाल के तौर पर, गुस्सैल लोगों से भरे कमरे को शांत कर सकता है, या इसके विपरीत, उदासीन लोगों को रोमांचित कर सकता है। ये बहुत सूक्ष्म प्रतिभा है। मैंने उन असंभव चीजों पर विचार किया जो उसने बताई थीं और इस सब को समझने की कोशिश की। मेरे सोचते समय मैंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? मेरा मतलब है, कार्लाइल ने तुम्हें बदला और किसी ने उन्हें बदला होगा, और इस तरह। देखो, तुम कहाँ से आई हो? विकास, सृष्टि का सृजन। क्या हम भी किसी दूसरी प्रजाति की तरह विकसित नहीं हो सकते, शिकारी और शिकार की तरह? या अगर तुम यह नहीं मानती हो कि यह सारा संसार अपने आप अस्तित्व में आ सकता है, जो मेरे लिए स्वीकार करना मुश्किल है, तो क्या ये विश्वास करना मुश्किल है कि जिस शक्ति ने नाजुक एंजेलफिश और शार्क को एक साथ बनाया, बेबी सील और किलर को बनाया, उसी ने इंसानों के साथ साथ हमारे जैसे लोगों का भी सृजन किया। मुझे इसे अच्छी तरह समझने दो। मैं बेबी सील हूँ, ठीक है? ठीक है। वह हंसा और किसी चीज ने मेरे बालों को छुआ, उसके होंठ। मैं ये देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ना चाहती थी कि क्या सचमुच उसके होंठ मेरे बालों पर थे, लेकिन मुझे सही तरह से रहना था। मैं नहीं चाहती थी कि यह काम उसके लिए उससे ज्यादा मुश्किल हो जितना ये पहले से था। क्या तुम सोने के लिए तैयार हो? उसने पूछा और छोटी सी खामोशी को तोड़ा। या तुम्हारे दिमाग में और कोई सवाल हैं? 1-2 लाख सवाल और हैं। हमारे पास कल है और परसों है और नरसों है। उसने मुझे याद दिलाया। मैं मुस्कराई और इस विचार से बहुत खुश हो गई। कहीं तुम सुबह गायब तो नहीं हो जाओगे? मैं पूरी तसल्ली कर लेना चाहती थी।
तुम आखिरकार अलौकिक हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में वादे की मुहर थी। तो फिर आज रात बस एक और सवाल। फिर मैं शर्मा गई। अंधेरे से मदद नहीं मिली। मुझे यकीन था कि वो मेरी त्वचा को अचानक गर्म होते महसूस कर सकता था। यह क्या है? नहीं, इसे भूल जाओ। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। बेला, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैंने जवाब नहीं दिया, जिससे वह कराहने लगा। मैं सोचता रहता हूँ कि तुम्हारे विचारों को न सुनने की कुंठा कम होती जाएगी, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे विचारों को नहीं पढ़ सकते। यही पर्याप्त बुरा है कि तुम मेरी नींद में बोली बातें चोरी से सुनते हो। प्लीज। उसकी आवाज इतनी सम्मोहक थी कि उसकी बात टालना मुश्किल था। मैंने सिर हिलाया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, तो मैं यह मान लूंगा कि यह उससे भी ज्यादा बुरा है, जितना यह शायद नहीं होगा। उसने स्याह अंदाज में धमकी दी। प्लीज। एक बार फिर, याचना भरी आवाज। देखो, मैंने शुरू किया और मैं इस बात पर खुश थी कि वह मेरा चेहरा नहीं देख सकता। हाँ, तुमने कहा था कि जल्दी ही रोज़ेली और एम्त की शादी होगी। क्या वह शादी वैसी ही होती है, जैसी इंसानों में होती है? वह अब गंभीरता से हंसा, समझते हुए। क्या तुम यही समझ रही हो? मैं कसमसाई और जवाब नहीं दे पाई। हाँ, मुझे लगता है कि यह काफी कुछ वैसी ही होती है, उसने कहा। मैंने तुम्हें बताया था ना, ज्यादातर इंसानी इच्छाएं अंदर रहती हैं। वे तो बस ज्यादा शक्तिशाली इच्छाओं के पीछे छिपी रहती हैं। ओह, बस मैं इतना ही कह पाई। क्या तुम्हारी उत्सुकता के पीछे कोई उद्देश्य था? देखो, मैं बस सोच रही थी, तुम्हारे और मेरे बारे में। किसी दिन। वह तुरंत गंभीर हो गया और मैं उसके शरीर के अचानक स्थिर हो जाने से यह बात समझ गई। स्वतः प्रतिक्रिया करते हुए मैं भी अकड़ गई। मैं नहीं सोचता कि ये हमारे लिए संभव होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अगर मैं उतने करीब रहूं। ये निश्चित रूप से एक समस्या है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। बात बस यह है कि तुम बहुत नर्म और नाजुक हो। तुम्हारे साथ रहते समय मुझे हर पल अपनी गतिविधियों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि मैं तुम्हें चोट न पहुंचाऊं। बेला, मैं तुम्हें बहुत आसानी से मार सकता हूँ, सिर्फ संयोग से। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में बदल गई थी। उसने अपनी ठंडी हथेली मेरे गाल पर रखी। अगर मैं ज्यादा जल्दबाजी करूं, अगर एक पल के लिए भी पर्याप्त ध्यान न रखूं, तो मैं तुम्हारा चेहरा छूने के इरादे से हाथ बढ़ा सकता हूं और गलती से तुम्हारी खोपड़ी को चकनाचूर कर सकता हूं। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि तुम कितनी नाजुक हो। मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो नियंत्रण खोना कभी गवारा नहीं कर सकता। उसने मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किया और न मिलने पर तनावग्रस्त हो गया। क्या तुम डर गईं? उसने पूछा। मैंने जवाब देने के लिए 1 मिनट तक इंतजार किया, ताकि शब्द सच्चे हों। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगा कि वह एक पल तक सोचता रहा। वैसे अब मुझे जिज्ञासा है, उसने कहा और उसकी आवाज़ एक बार फिर हल्की थी। क्या तुमने कभी किसी के साथ? उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जाहिर है, नहीं। मैं शर्म से लाल हो गई। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने पहले कभी किसी के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था, आसपास भी नहीं। मैं जानता हूँ। बात बस यह है कि मैं दूसरे लोगों के विचार जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रेम और वासना हमेशा समान लोगों के साथ नहीं होते हैं। मेरे लिए वे होते हैं। वैसे मुझे उनका कोई अनुभव नहीं है। मैंने आह भरी। यह अच्छा है। हमारे बीच कम से कम यह एक समानता तो है। वह संतुष्ट लग रहा था। तुम्हारी मानवीय इंद्रियां, मैंने शुरू किया। उसने इंतजार किया। देखो, क्या उस दृष्टि से मैं तुम्हें आकर्षक लगती हूँ? वह हंसा और मेरे लगभग सूखे बालों को हल्के से तितर बितर करने लगा। मैं इंसान भले ही न हूँ, लेकिन मैं पुरुष हूँ, उसने मुझे आश्वस्त किया। न चाहते हुए भी मेरी जम्हाई निकल गई। मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया है, अब तुम्हें सोना चाहिए, उसने जोर देकर कहा। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं सो सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? नहीं, मैंने ज्यादा जोर से कहा।
वह हंसा और फिर देवदूत की आवाज में वही अनजान लोरी मेरे कानों में हौले हौले गुनगुनाने लगा। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं मानसिक और भावनात्मक तनाव के लंबे दिन के बाद कितनी थक गई थी, जितना तनाव मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी ठंडी बाहों में मैं जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई।